नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आती हुई 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है। जो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई और जेडीयू से केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने वाले संभावित नाम जो हैं वो लल्लन सिंह, आरसीपी सिंह, रामनाथ ठाकुर, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, दिलेश्वर कामत और संतोष कुशवाहा, ये वो नाम है जो जेडीयू कोटे से संभावित नामों के तौर पर सामने आते हुए, जिनमें चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर के नाम सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी कोटे से बात की जाए तो बीजेपी से संभावित नाम जो है वो सुशील कुमार मोदी का सामने आता हुआ। तो मोदी कैबिनेट के विस्तार पर एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर जिसमें एलजेपी से पशुपति कुमार पारस हो सकते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल कैबिनेट के विस्तार को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी, जिस बाबत मोदी कैबिनेट का कल विस्तार और इस विस्तार में किन नामों को तरजीह दी जा सकती है, कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं पशुपति कुमार पारस। और सहयोगी विनीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। विनीत, क्या ये माने कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी तक केंद्रीय कैबिनेट में 53 ही सिर्फ मंत्री हैं, 81 लोगों को वहां पर एडजस्ट करने को लेकर तमाम प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो क्या कल के दिन जेडीयू बीजेपी कोटे से जो संभावित नाम हम दिखा रहे हैं, इन लोगों पर हरी झंडी किसी नाम पर लगती नजर आएगी? हाँ जी विभा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें बिहार के लिहाज से बात करें तो बिहार के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जेडीयू जो बड़ी सहयोगी पार्टी है एनडीए की, वह कैबिनेट में नहीं है। और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, दोनों ओर से कहा जा चुका है कि अगला जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा वहां पर जेडीयू को शामिल किया जाएगा। तो इस बार जो है वो जेडीयू जो है वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गई। कई नाम जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन जो 2 नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ आरसीपी सिंह का भी जो नाम है वो काफी महत्वपूर्ण नाम माना जा रहा है। और इसके साथ ही साथ कई डार्क हॉर्स में भी जो है वो भी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी से सिर्फ एक नाम ही सामने है, और क्या हम उसे कंफर्म माने, सुशील कुमार मोदी? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं तो सुशील कुमार मोदी के नाम की काफी चर्चा है। और बहुत संभव है, जिसकी संभावना जो है वो काफी जताई जा रही है कि सुशील कुमार मोदी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। और एक और बात विभा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सुशील कुमार मोदी कैबिनेट में आते हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री ही बनाया जाएगा। राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाने की संभावना जो है वो उनकी नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें कैबिनेट का दर्जा ही दिया जाएगा, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल नाम है सुशील कुमार मोदी का। काफी बड़ा कद बिहार में है, बिहार की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, बीजेपी में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो कैबिनेट में अगर उन्हें मिल तो उन्हें कैबिनेट में मिनिस्टर ही बनाया जाएगा। बिल्कुल। और एक और चौंकाने और एक बड़ी जानकारी जो एलजेपी से सामने आती हुई, जिसमें पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। निश्चित तौर पर पशुपतिनाथ पारस जो है उनका नाम जो है वो अभी एलजेपी से सबसे आगे जो है वो चल रहा है। हालांकि ये जो हमारे जो सूत्र से हमें बात हुई है उनके नाम पर पूरी तरह से मुहर लग गया है, मंत्री बनना लगभग तय है। हमारे सूत्र जो हमें बता रहे थे कि जिस तरह से जो नया डेवलपमेंट हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर जेडीयू पे जो है वो एलजेपी का नया उत्तराधिकारी या फिर नया कर्ता धर्ता जो है वो पशुपतिनाथ पारस को मान रही है। और उन्हें कैबिनेट में जगह देने की जो संभावना है या फिर हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सबसे प्रबल अगर कोई है तो वो पशुपतिनाथ पारस है। तो बिल्कुल 22 नए मंत्री जो हैं वो कैबिनेट विस्तार के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और आज देखिए, कल 7 जुलाई को ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज महत्वपूर्ण एक बैठक जो है वो होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता जो आपको बैठक में नजर आ सकते हैं। और कल से पहले आज की बैठक भी कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा, जिनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी का जायजा लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे। वक्त 11 बजे का बताया जा रहा है जब सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण है उसके लिए निकलने वाले हैं और हवाई सर्वेक्षण के तहत उन जगहों तक पहुंचने की उनकी कोशिश होगी जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, जिनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये वो तमाम इलाके हैं जहां के लोग सबसे ज्यादा इस वक्त बाढ़ की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों का बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब अब शहरों में भी समाने लगा है, घुसने को आमादा है, लिहाजा लोग जो हैं अपने सामानों के साथ पलायन करने को विवश नजर आते हैं। जहां तक देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा, सब कुछ डूबा हुआ सा। बागमती नदी अभी भी अपना दायरा बढ़ा रही है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हनुमान नगर प्रखंड के 12 पंचायत और हाया घाट के 2 पंचायतों में पानी घुस जाने से किसानों की मेहनत पानी पानी हो चुकी है। 48 घंटा में बरसात का पानी तो था ही खेत में लगा हुआ, बाढ़ का पानी भी पूरा डुबो दिया। और जिस तेजी में 48 घंटा में बाढ़ का पानी बढ़ा है, अगर इस तरह से बढ़ा तो हो सकता है 1-2 दिन में गांव घर में भी पानी घुस जाएगा। अभी जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो रहा है। गांव के जो इलाके हैं जहाँ वहाँ नहीं पानी, अभी इलाके में मैंने घर में पानी देखा। अब जरा बगहा के हालात देखिए। नाव पर सामान लादकर लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। नाव पर मोटरसाइकिल, साइकिल से लेकर सूटकेस और कई जरूरी सामान है। मसान और सिकरहना नदी तबाही मचा रही है। नदियों के जलस्तर में इजाफे के कारण दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं नावों की लंबी कतार लगी हुई है और यह नजारा लगातार करीब बगहा के करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं जो टापू की तरह गिरे हैं। लेकिन उन इलाकों में अभी पहुंचने के लिए सड़क संपर्क पूरी तरह भंग है। हमें कुछ नाविक कैसी परेशानी आप लोग की हो रही है बताइए। ना तो हिलाने में परेशानी अगर ना रही तो कोई काम ना हो। कैसे जीवन गुजर बसर चल रहा है लोगों का? बहुत बेकार गुजर यहाँ लोग का चल रहा है। न धान होता न गेहूँ होता, अब भूखे लोग तड़फड़ाता। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी शहर तक पहुंच चुका है। ये तस्वीर अहियापुर थाने की है जो चारों ओर से पानी से घिर चुका है। थाना जाने वाली सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। थाने में जब्त सैकड़ों गाड़ियां डूब चुकी हैं। सड़क किनारे जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। उसे कि देखिए ये सामने ये अहियापुर थाना का भवन है और ये अहियापुर थाना पूरी तरीके से टापू बन गया है। इसके आसपास जो घर बने हुए हैं रास्ते में, उन घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। और आप देखिए जो ये जलराशि आप देख रहे हैं, यह थाने तक जाने वाली सड़क है और लगातार हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए ये पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। जो लोग इन घरों में हैं, इन घरों से वे सब के सब पलायन कर गए हैं। और एक तस्वीर आप यहाँ देखिए कि ये थानेदार हैं और थाने के पदाधिकारी हैं। ये अपना ऑफिस जाने के लिए यहाँ तैयार हैं, लेकिन चूँकि यूनिफॉर्म की नौकरी है, सूट और बूट वाली नौकरी है, तो इस पानी में नहीं जा सकते। ये है मधुबनी की तस्वीर, जहां जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर पानी पानी है। ट्रेन की पटरियों पर पानी ने डेरा जमा रखा है, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। हालात को देखते हुए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल ने कई ट्रेनों को जयनगर के बदले मधुबनी और सकरी रेलवे स्टेशन पर ही रोकने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। बाढ़ से बिहार के कई इलाकों में फिर से त्राहिमाम है। हर साल सैकड़ों घरों को बाढ़ का पानी निगल जाता है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार दास और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। गोपालगंज में प्रशासन की उदासीनता की वजह से लोग बेबसी में जीने को मजबूर हैं।
गंडक बराज का पानी कई गांव में घुस चुका है। आवागमन पूरी तरह से ठप है और ऐसे में कहीं जाने और आने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन वो भी लोगों को नसीब नहीं है। देखिए, ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां करने वाली है। खुद की जिंदगी बचानी है, बच्चे को बचाना है और इस लहर से जूझते हुए किनारे तक जाना है। और ये बेबसी उन परिवारों की है जो हर बार इस तरह के हालात से जूझते हैं, पलायन को विवश होते हैं और जिंदगी बचाने के लिए जो जद्दोजहद करते ये लोग हैं, उनकी तकलीफों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुंगहरा गांव की ये तस्वीर है जहां जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। सड़कों पर घुटने भर पानी है, लोग इसी पानी में चलने को मजबूर हैं। गांव के भगत मांझी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई, लिहाजा इलाज के लिए दोनों बच्चों को कंधे पर उठाकर गोपालगंज के लिए चल पड़े। अपने बच्चों के लिए जान जोखिम में डालकर माता पिता देखिए किस तरीके से यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 8 किलोमीटर का कठिन सफर इन लोगों ने यूं ही और इन्हीं हालातों में तय किया है। लेकिन सवाल उन अधिकारियों से, प्रशासनिक व्यवस्था से जो दावा कर रही है कि नाव का इंतजाम किए गए, तो फिर आखिर इन लोगों को वो नाव क्यों नहीं मिली? कहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर? गोपालगंज। क्या हो गया है? बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो सुविधा नहीं मिला है नाव वो ले जाने के लिए? कोई नाव की सुविधा नहीं है जो जाए हम पहुंचे टाइम से। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का पानी तेजी से इलाकों में अब फैल रहा है। 1000 से ज्यादा की आबादी पानी में पूरी तरह से घिर चुकी है। तो खड़े हैं मुजफ्फरपुर से सटे ये शेखपुर इलाके में। आप देखिए कि इस नए इलाके में कितनी तेजी से पानी बह के आ रहा है, कितनी धार है। और ये जरा दूसरी तरफ हम लोग देखें कि ये मोहल्ले से निकलने वाली सड़क है, कितनी ज़्यादा पानी की यहाँ मोटी लहर चल रही है। जरा तीसरी तरफ आप देखिए कि ये पानी की धार देखिए, कितना तेज पानी है, कितनी तेज गति से इस इलाके में पानी आ रहा है। पूरा स्थिति खराब है इस चीज़ को। पानी तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। ये चीज़ को क्या करें, अब हम भी है यहाँ पंचायत समिति सदस्य का ये चीज़ में है, हम भी देख रहे हैं इस चीज़ में कि बहुत ही मेरा जनता यहाँ क्रोश में है। ये चीज़ हाल है, यहाँ की सरकार जो है इस पर निगरानी नहीं से अच्छा ढंग से देख नहीं रहा है, न रोड को ऊंचा करवा रहा है। यहाँ की जनता पानी में डूब रहा है और उसके ऊपर भी कोई सरकार का कोई ये नहीं है कि यहाँ कोई प्रशासन आ करके जनता को मदद कराए। तो बूढ़ी गंडक की धारा तेज होने की वजह से मुजफ्फरपुर में शहर से सटे नए नए इलाकों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और यह जो पानी है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और चलिए बगहा की तस्वीर भी आपको दिखाते चलें, जहां बाढ़ से कटाव जो है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय। हालात ये है कि कटाव का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को भी बैलगाड़ी से जाना पड़ा। अंदाजा लगाइए कि इन हालातों में यहां रह रहे लोग कैसे जी रहे होंगे, जहां पर एसडीएम साहब पहुंचे निरीक्षण करने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए, लेकिन इन्हें अपनी 4 पहिया वाहन को छोड़ना पड़ा। वहां से बैलगाड़ी के सहारे इन पानियों से निकलकर इन्हें लोगों तक पहुंचने की मजबूरी थी। रामनगर प्रखंड के भावल पंचायत में मसान नदी से कटाव हो रहा है। जब एसडीएम गाइड बांध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो वहां तक गाड़ी ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे में उन्हें बैलगाड़ी से जाना पड़ा। तो अभी वो लोग आकलन करेंगे कि यहाँ किस तरह का, किस स्वरूप का फ्लड फाइटिंग काम करना है, किस तरह का नेचर ऑफ द वर्क वो लोग फ्लड फाइटिंग में भी ले सकते हैं। फिर उनके आकलन के बाद हम उनसे बात करके यहाँ पे उसी तरह का फ्लड फाइटिंग का काम करवाया जाएगा। अभी सर इसमें सबसे प्राथमिकता ये है कि जो ये धनरपा बांध है इसको सुरक्षित रखना हम लोग की प्रथम प्राथमिकता। और सहयोगी मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं बगहा से। मुन्ना, क्या एसडीएम जब यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो इस निरीक्षण के बाद उम्मीद ये जगती है कि हालात सुधरेंगे, बेहतर होंगे, जो लोग यहाँ पर इन हालातों में जी रहे हैं उन लोगों को राहत मिलेगी? जी विभाग लगातार सिकराना और मसान नदी की तबाही की कहानी हम लोगों ने दिखाते रही है और लगातार किस तरह कितने 100 ऐसे गांव हैं जो पूरी बिल्कुल तरह टापू की तरह कट चुके हैं और साथ ही बाढ़ के साथ कटाव का भी बड़ा खतरा है, चूंकि वो पहाड़ी नदियां है, जब भी चलती है तो वेग के साथ चलती है। इसी सूचना के बाद एसडीएम शेखर आनंद उस इलाके में पहुंचते हैं निरीक्षण के लिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं होता है तो वो बैलगाड़ी का सहारा लेते हैं और जिस तरह बैलगाड़ी से वहां पहुंचते हैं
लोगों को आश्वासन देते हैं, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि एसडीएम का निरीक्षण और बैलगाड़ी के सवारी के बाद भी वहां के लोगों को किस तरह का लाभ मिल पाता है। मुन्ना, तो यह गाइड बांध का कहानी निरीक्षण नहीं करने के लिए मुन्ना राज वहां पर गाइड बांध का लोग निरीक्षण करने के लिए एसडीएम पहुंचे थे। ये गाइड बांध अगर इसके ऊपर असर पड़ता है तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, और इस निरीक्षण के बाद क्या गंभीरता अब आपको नजर आती है? मसान नदी से बचाव के लिए गाइड बांध का निर्माण कराया गया था और उस गाइड बांध का लगातार कटाव की शिकायतें हैं। लगातार एक सप्ताह से वहां कटाव हो रहा था और सूचना के 7 दिन बाद एसडीएम वहां बैलगाड़ी से पहुंचते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। फिलहाल का जो अपडेट है, अधिक जल संसाधन विभाग का टीम वहां पहुंची जरूर है, निरीक्षण कर रही है, लेकिन फ्लड फाइटिंग काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के आगे से वो धनरपा का जो गांव है वहां फ्लड फाइटिंग का काम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। जी विभाग। मुन्ना राज, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आसपास के हालात भी आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त क्या हालात हैं? क्या लोगों को नाव का इंतजाम किया गया है ताकि जो लोग इन इलाकों में फंसे हों उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके? प्रशासनिक टीम आपको मुस्तैद नजर आती है जो इन लोगों को आश्वासन दे सके कि हम आपके साथ खड़े हैं? जी विभा, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। देखिए, गंडक नदी के एक नैनापुर घाट पे हम अभी मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह नाव के सहारे लोग पार कर रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी नावें यहाँ से चलती है और यहाँ का तमाम इलाके, दियरा के कई दर्जन भर ऐसे गांव हैं जिनसे यह इलाका जुड़ा हुआ है। तो इन इलाकों में पहुंचने के लिए नाव के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी के बाद अगर आप पार भी करते हैं तो करीब 100 किलोमीटर का फासला होता है। ऐसे में इन इलाकों की लोगों की निर्भरता दियरा के इलाकों में है और इनका रोजी रोटी खेती और मवेशी तक इनका दियरा में होता है। तो इन इलाकों के लेकर व्यवस्था तमाम गंडक नदी के जलस्तर के वृद्धि के बाद भी इसमें नाव का परिचालन होता है। और सामने तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कितने बड़े तादाद में लोग दियरा गंडक नदी का पार कर जा रहे हैं। तो जी विभाग लगातार नाव का दुर्घटना की सूचनाएं आती है, उसके बाद भी गंडक नदी पर अभी भी नाव का परिचालन जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी की। रांची से आ रही है जहां कुंदन पाहन की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। एजीसी 1 MP मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 11 जून को कुंदन ने दाखिल किया था याचिका। NIA स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका, जिस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में जेल में इस वक्त बंद है पाहन। सरेंडर नीति के तहत 4 साल पहले किया था इसने सरेंडर। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, कितने बजे से ये सुनवाई होने वाली है? बिल्कुल भाई, ये सुनवाई तकरीबन 11:30 बजे के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। और इस तरीके से NIA स्पेशल कोर्ट में कुंदन की जमानत को आधार बनाया गया। दरअसल ये कुंदन के जो वकील हैं उन्होंने अपने जो है ये दाखिल किया है, जो जमानत है उसमें दाखिल किया है कि 4 साल कुंदन पाहन जेल में रह चुका है और उसका जो व्यवहार, उसके आचार व्यवहार को आधार बनाया गया। साथ ही कहा गया है कि 4 साल जेल में रहने के बाद वो जमानत का हकदार है और उसे जमानत मिल सकती है। और दूसरी बात है कि 11 जून को ही कुंदन पाहन ने इस संबंध में NIA स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। और साथ में कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्हें आश्वस्त है, कह सकते हैं कि चूंकि पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का कह सकते हैं कि मुख्य अभियुक्त है और उसी मामले में जेल में सजा भी काट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि वह 4 साल जेल में काटना, उसी को आधार बनाया गया कि इतने साल जेल में काटने के बाद अभियुक्त जो है अपने आचार व्यवहार के कारण जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। विभाग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 जून को कुंदन ने जमानत को लेकर याचिका दाखिल की थी और जिसके पीछे का जो आधार वकील की तरफ से सामने रखा जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 4 साल अपनी सजा काट चुका है और अपने व्यवहार की वजह से, अच्छे व्यवहार की वजह से इस ग्राउंड पर अब जमानत की याचिका को दाखिल किया गया, जिसकी सुनवाई आज सुबह 11:30 बजे संभव है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक